अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंगल एंड मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किसी भी मुल्क के अंदर मिलियंस ऑफ वोटर्स होते हैं जिन्होंने एक ही टाइम में एक ही वक्त में वोट कास्ट करना होता है। इसके लिए ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि सारे लोग जो हैं वो एक ही जगह पे वोट देने के लिए आएँ। इसी लिहाज से जो टेरिटरी होती है स्टेट की, वो डिवाइड की जाती है मुख्तलिफ इलेक्टोरल एरियाज़ में या फिर डिस्ट्रिक्ट में वोट कास्ट करने के लिए, जिसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ स्पेसिफाइड एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, इसमें हमारे पास यानी कि लोग मुख्तलिफ पूरे मुल्क के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ बैठाई जाती हैं ताकि वो वहाँ पर वोट कास्ट करें, ना कि एक ही जगह पे पूरे मुल्क के लोग वोट कास्ट करने के लिए आए। उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, सिंगल एंड मल्टीपल। ठीक है, सिंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सिस्टम आता है, जबकि मल्टीपल में अगर हम देखें तो हमारे पास जनरल टिकट सिस्टम आता है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल मेंबर सिस्टम के मेरिट्स क्या होते हैं। ये इट इनेबल्स द वोटर्स टू रिमेन इन टच विद द कैंडिडेट्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि सिंगल मेंबर होता है तो लिहाजा ये कैंडिडेट्स और रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान एक पुल का काम कर रही होती है, यानी उनके अंदर राब्ता बहाल रहता है। इसके अलावा ये जो है ना सिंपल होती है और इकोनॉमिकल होती है, यानी इसमें जो स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं। और चूँकि ये सिंपल है, एक ही बंदा है, सिंगल मेंबर है, तो लिहाजा यहाँ पर इतना कोई ख़ास जो इकोनॉमिकल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर कम होते हैं। इसके अलावा इट हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। एक ही बंदा होने की वजह से यहाँ पर लोगों के अंदर ये हमारे पास फ़ायदा होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्टेबल होते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर क्लैशेस आते रहें। नेक्स्ट है हमारे पास इनकरेजेस लोकल टैलेंट। अगर किसी बंदे के पास एक तो पैसे के लिहाज से भी है कि वो पुअर जो है वो भी यहाँ पर कर सकता है अपना मतलब इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, या फिर वो अपना टैलेंट भी शो करवा सकता है। यानी मुख्तलिफ किस्म के लोग जो होते हैं हर जगह जगह के इलाके के लिहाज से वो अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका ये भी एक फ़ायदा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जो कि ये हैं कि पहला है हमारे पास अनडूली फेवर्स गवर्नमेंट कैंडिडेट्स। ये जो है गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स को ज़्यादा फेवर करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इजीली इन्फ्लुएंस कर सकती है वेटर्स को अपने कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये फ्रेंच में हिस्ट्री के अंदर एक एक्सपीरियंस हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकरेजेस लोकलिज्म इन पॉलिटिक्स। ये दरअसल लोकलिज्म को इनकरेज करती है रादर देन नेशनलिज्म को। जैसा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो दरअसल ज़्यादा जो डिवोटेड हमें नज़र आते हैं ना, वो लोकल कंडीशन में डिवोटेड नज़र आते हैं, वो नेशनल अफेयर में ज़्यादा डिवोटेड वो नज़र नहीं आते। ठीक है, ये जो लोकलिज्म थी ना, ये दरअसल ये पॉलिटिक्स के अंदर स्पेशली ये जो अगर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ये हमें सबसे पहले पता लगता है इटालियन या फिर फ्रेंच एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नैरोज द रेंज ऑफ चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये जो कैंडिडेट्स के जो चॉइसेस होती हैं कैंडिडेट्स की, वो जो है ना वो मतलब कि नैरो कर देती है, जैसे कि उसको जो है ना इलेक्टोरल एरिया से ही होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि इसका जो नतीजा होता है वो ये भी हो सकता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो वही मुकाबले में ही बस खड़े ही रह जाते हैं। जैसा कि गिलक्रिस्ट ने कहा था, इट इज़ नॉट ईजी फॉर सेकंड रेट मैन और वुमेन टू बी इलेक्टेड, कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो
जो है ना इलेक्शन जो है वो जीत सकें। नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसिटेट्स कांस्टेंट रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल एरिया, यानी कि इलेक्टोरल एरिया के अंदर बार बार रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में। कैसे? क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रहती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर हम दूसरी जानिब अगर हम देखें मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ पे हमें हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं वो रीडिफाइन नहीं करनी पड़ती। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जैरीमैंडरिंग। अब जैरीमैंडरिंग क्या है? ये दरअसल एक मैनिपुलेट द बाउंड्रीज सो एज टू फेवर वन पार्टी, जैरीमैंडरिंग बोलते हैं कि आप किसी भी फेवर करो एक पार्टी को। अब इसमें अगर हम बात करें जैरीमैंडरिंग की, तो ये सबसे पहले जो शुरू हुई थी प्रैक्टिस, ये यूएसए के अंदर शुरू हुई थी कि आप जो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, ये मेजॉरिटी पार्टी को ज़्यादा वोट देती हैं। ठीक है, यानी कि जो पार्टी जीत रही है उसको ज़्यादा आप वोट दे दो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इट डिस्टॉर्ट्स द होल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय एस्टेब्लिशिंग माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स। तो ये दरअसल इंडिया में जैसे कि हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी जो थी उसने पूरे मतलब कंट्री को रूल किया था। हालांकि उन्होंने 38% टू 42% वोट्स जो है ना वो जनरल इलेक्शन में जीते थे 1952 1957 में, या फिर इन रिसेंट ईयर्स में भी उन्होंने मतलब कि इतनी खास कोई नहीं जीते थे। लेकिन हुआ क्या था कि जब एक मेजॉरिटी पार्टी जो है वो अगर जीत गई है तो मिनॉरिटी जो होती हैं वो उस गवर्नमेंट के साथ मिल के उनको जितवा देते हैं। तो क्या होता है कि वही जो मिनॉरिटी गवर्नमेंट वाले जो लोग होते हैं वो जीत जाते हैं बार बार। ठीक है। इसका जो अलग जो और ड्रॉबैक है वो ये है कि डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज़। इससे क्या होता है, जो लोकल जो लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर जो ज़्यादा मेजॉरिटी पार्टी है वो तो फेवर करेगी, जो उनके अपनी ज़्यादा लोग जहाँ पर जिस किस्म के रह रहे हैं वो तो उसी को करेंगे। मिनॉरिटीज़ को कोई ज़्यादा फुकियत नहीं दी जाती क्योंकि वो पहले ही कम है, तो लिहाजा उनको कोई वोट चाहे कोई अगर दे भी दे तो ज़्यादा उनके नहीं बनते क्योंकि वो वहाँ पर उस इलाके के लिए मिनॉरिटी है। तो इसका ये एक ड्रॉबैक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।